आज बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। बायो का मतलब क्या है? लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मॉलिक्यूल्स का मतलब है उनके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उनकी बॉडी कौन से मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। ठीक है, तो बायो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ को फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हम यहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर केमिकल कंपाउंड्स found in the living organism। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलते हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब बायोमोलिक्यूल्स हैं। लेकिन हमने अभी टेस्ट करना है और फिर पता लगाना है कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, पहले इसमें अंदर लिखो कि बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है। दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर क्या आता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के कंपाउंड आएंगे। ठीक है, इसमें क्या आएंगे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे। अब हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ टिश्यू। क्या करना है सुनो, पहले इसको सुन लो। हमें टिश्यू का एनालाइज करना है, किसी भी टिश्यू का एनालाइज करना है। टिश्यू का एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे? मान लो हम किसी भी एनिमल का या किसी ऑर्गेनिज्म का लीवर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लीवर निकाल लेंगे। लीवर निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उसमें से एक बार वाटर को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? इवेपोरेट कर देंगे। और फिर उसको हम ग्राइंड करेंगे, लीवर को किसके साथ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि लीवर लिया और उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया और उसकी है ना मुसल से चटनी बना ली। ठीक है, यानी हमें उसे ग्राइंड कर लेना है। दोनों चीजों को क्या कर लेना है? ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको छानेंगे। कॉटन के कपड़े से छान सकते हैं। ठीक है, चीज क्लॉथ लिखा हुआ है आपकी बुक्स में। क्या लिखा हुआ है? चीज क्लॉथ। चीज क्लॉथ में से हम उसको छानेंगे। छानने के बाद कुछ चीजें नीचे चली जाएंगी, यानी कि जो कपड़े में से आर पार हो सकता है वो नीचे चला जाएगा और जो मोटे मोटे बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। फिर हम दोनों को टेस्ट करेंगे भी, उस ऊपर वाले के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, नीचे वाले के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, फिर हम उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। समझ में आया? क्या क्या लीवर लिया, किसके साथ मिक्स किया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके उसकी हमने चटनी बना ली। चटनी बनाने के बाद चटनी क्या लिक्विड सा प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसको हम फिल्टर करेंगे, छानेंगे। ऊपर सब्सटेंस रह जाएंगे, नीचे बीकर में आ जाएंगे। उन दोनों को हम टेस्ट करेंगे कि ऊपर वाले के अंदर क्या है, नीचे वाले के अंदर क्या है। वही क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। जो ऊपर रह जाएंगे उनका साइज बड़ा होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो नीचे आ जाएंगे उनका साइज छोटा होएगा तो उनको क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, चलो
लिखते हैं अब इसके बारे में। समझ आया एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं? चलो हेडिंग लगाओ, एनालिसिस ऑफ टिश्यू। हमें ये पता लगाना है हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एनालिसिस ऑफ टिश्यू। एनालिसिस करेंगे हम किसका? टिश्यू का, ये पता लगाने के लिए कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ग्राइंड ए लिविंग टिश्यू, ग्राइंड ए लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू, अब देखो जैसे मैंने लीवर की तुम्हें बात की थी, यहां पे आप कोई वेजिटेबल भी ले सकते हो, ठीक है। ग्राइंड ए लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू के अंदर क्या कुछ हो सकता है? या तो आप वेजिटेबल ले लो कोई, ठीक है, या फिर आप क्या ले लो, लीवर ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हैं, वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर। ओके, क्या हुआ? ऐसे कोई जिंदा का थोड़ी ना निकालोगे पीस ऑफ लीवर लेना होता है, वो तो किसी एनिमल वगैरह का अपन निकालेंगे। हाँ जी बोलो। ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, लिविंग टिश्यू ले लिया, कोई भी वेजिटेबल ले लेंगे या फिर हम क्या है लीवर ले लेंगे, और इसको किसके साथ मिक्स करेंगे? किसके साथ मिक्स करेंगे? मिक्स विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, कि जब हम चटनी बनाते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं, इसका मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, तो किसके साथ मिक्स किया जाता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। किसके साथ मिक्स करेंगे बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे, और इसका फॉर्मूला लिख लो, Cl3C COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या लिखोगे? Cl3C COOH। टू गेट ए थिक स्लरी, और हमें क्या मिलेगी? गेट ए थिक स्लरी। स्लरी का मतलब क्या होता है? ऐसे मिक्सचर सा होगा, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा सा हमारे पास एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। गाढ़ा गाढ़ा हमारे पास क्या हो गया? मिक्सचर तैयार। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया सबको? क्या लिया? लीवर, सब्जी, कुछ भी ले लो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया और थिक थिक क्या बना ली? सेलरी बना ली। अब हम इसको क्या करेंगे? छानेंगे, कपड़े में से छानेंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप लिखो। नोट कर लिया सबने यहां तक? फटाफट चलो। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे? फिल्टर थ्रू ए चीज क्लॉथ, फिल्टर थ्रू ए चीज क्लॉथ, यानी मुलायम सा कॉटन का कपड़ा होगा, ठीक है। चीज क्लॉथ का मतलब क्या है? मुलायम सा कॉटन का कपड़ा होगा, और हमें क्या मिलेंगे? 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे। चीज क्लॉथ में से हमने फिल्टर किया। मान लो मैं यहां पर कोई बीकर बना दूं, ये मैंने एक बीकर ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया, इसके ऊपर मैंने चीज क्लॉथ लगा दिया या छलनी लगा दी, कुछ भी लगा दिया, यहां पे मैंने इस तरीके से लगा दिया, ओके। और अब इसमें से मैं वो सारा कुछ छानूंगी। जब छानूंगी तो यहां पर नीचे कुछ आ जाएगा, नीचे जो सब्सटेंस आ रहा है उसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल पूल, क्योंकि ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर घुल गया, ठीक है। नीचे जो सब्सटेंस आया उसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल पूल। कौन से एसिड का यूज किया है बताओ बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। कौन से एसिड का यूज किया है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और नीचे हमारे पास जो सब्सटेंस आया उसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल पूल या फिर क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। क्या टर्म यूज करेंगे? फिल्ट्रेट, ठीक है।
और ऊपर जो सब्सटेंसेस होंगे वो थोड़े से क्या है, साइज में बड़े होंगे, थोड़े से साइज में क्या होंगे, बड़े होंगे, यहां पर पड़े होंगे, जो नीचे नहीं जा पाए, तो हम क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल, या फिर क्या बोलेंगे, रिटर्नटेट। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल, या फिर क्या नाम देंगे, रिटर्नटेट, बचा हुआ रह जाना। फिल्ट्रेट जो नीचे आ गया, रिटर्नटेट जो ऊपर रह गया, इसे हम क्या बोलेंगे, जो नीचे आया वो क्या है, एसिड में घुल गया, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। ऊपर जो रह गया उसे क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल, रिटर्नटेट। आप देखो यहां पर जो आगे ना, इनके लिए हम क्या बोलेंगे, इनका साइज छोटा है तो इनको क्या बोलेंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और ऊपर जो रह गया उसे क्या बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई बेटा, यहां तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक और चीज यहां पर लिख लोगे कि इनका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या लिखोगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या लिखोगे आप, कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 1000 डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट, इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लेस देन 1000 डाल्टन। DA भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स का वेट लिखेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका वेट क्या होगा, मोर देन 1000 डाल्टन। बात समझ में आ गई बेटा, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका वेट क्या होगा, मोर देन 1000 डाल्टन, और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका वेट क्या होगा, लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है भाई, अब इसके बाद में ये तो हमने एनालाइजिंग कर ली, किससे, टिश्यू से। अब हम और एनालाइज करेंगे भाई, एक बार हमें ये पता चल गया कि लिविंग टिश्यूज के अंदर क्या है, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर क्या क्या आ गया, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ठीक है, ये सब कुछ आ चुका है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। अब एक बार हमने टिश्यूज में एनालाइज कर लिया कि टिश्यू के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, अब हम किसका एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे कौन से हो गए बेटा, ऑर्गेनिक हो गए, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगी। हेडिंग लगाओ, एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हमने किन के बारे में पता लगा लिया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता लगा लिया। अब हम एनालिसिस करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेट ए लिविंग टिश्यू एंड ड्राई इट टू इवेपोरेट वाटर। हम क्या करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे, हमने क्या लिया, लिविंग टिश्यू लेंगे, लिविंग टिश्यू है उसको हम ड्राई कर लेंगे, ड्राई वेट ले लेंगे उसका।
ड्राई वेट का मतलब क्या होता है, पानी है उसको इवेपोरेट कर दो, पानी निकाल दो। जब पानी निकालने के बाद हम किसी चीज को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, उसका ड्राई वेट। ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोरेट वाटर, हमने उसको क्या कर दिया, उसमें जितना भी पानी था उसको भाप बना के उड़ा दिया, इवेपोरेट कर दिया। लिविंग टिश्यू लिया और उसको हमने क्या कर लिया, इवेपोरेट। अब क्या करेंगे, उसे जलाएंगे। क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद क्या बनेगी बेटा, राख बनेगी, ऐश। अब फिर उस ऐश का एनालाइज करेंगे भी, इस ऐश के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके ऐश को एनालाइज करेंगे कि उसके अंदर क्या कुछ चीजें हैं। तो हम लिविंग टिश्यू को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। लिविंग टिश्यू को, लिविंग टिश्यू को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। फुली बर्न कर दो, अच्छे से जला दो। क्या करना है, लिख सकते हो यहाँ पे, फुली बर्न। अच्छे से हम उसको क्या करेंगे, जला देंगे। लिविंग टिश्यू लिया, उसको हमने क्या, देखो पहले वाले में हमने क्या किया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके उससे क्या है, थिक ऐसे स्लरी तैयार कर ली थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि लिविंग टिश्यू को ले रहे हैं और उसको जला रहे हैं, यानी उसकी राख बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, राख। ठीक है, तो फुली बर्न करेंगे तो इसमें क्या होता है, जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बेटा। ठीक है, क्या होगा, फुली बर्न करने से हमें किसका पता लगाना है, इनऑर्गेनिक का लगाना है ना। तो जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, जलाने से क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, गैस की फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो फुली बर्न करेंगे तो ऑल कार्बनिक, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सारे उड़ गए, तो पीछे जो राख बचेगी उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो गैस की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होके उड़ जाएंगे। किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। गैसेस फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की फॉर्म में वो क्या है, उड़ जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगी, ऐश। ऐश में क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, द रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश, द रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश। अब भाई इस ऐश की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और पता लगा लेंगे कि कौन कौन से हमारी लिविंग बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐश की स्टडी की, यहां तक नोट कर लिया। ऐश की स्टडी की, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले वो हम लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे लिखो, ऐश कंटेन, ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐश में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, कौन कौन से थे, फटाफट से लिख लो। एलिमेंट्स लिखेंगे एक बार तो, ठीक है, कंपाउंड्स भी लिख लो। चलो पहले कंपाउंड्स लिख लेते हैं। कंपाउंड्स में क्या होगा, सल्फेट, फॉस्फेट, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तो है कंपाउंड्स। और क्या मिला, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिले। इनऑर्गेनिक क्या मिले, एलिमेंट्स भी मिले। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के नाम लिख लेंगे बेटा हम। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में लिखो आप, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जब हम ऐश एनालिसिस करते हैं, जब हम क्या करते हैं, ऐश एनालिसिस करते हैं, तो कौन कौन से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, कौन कौन से हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे।
तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पूछे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम। कंपाउंड्स पूछे तो सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। याद रहेगा? ठीक है, चलो अब हम किसकी स्टडी करेंगे? कंपैरिजन करेंगे एलिमेंट्स इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। यानी क्या है, किसका कंपैरिजन किया है? ह्यूमन की बॉडी का और अर्थ की क्रस्ट का। कि हमने क्या देखा, अर्थ की क्रस्ट के अंदर वो एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। कंपैरिजन, यस, टेबल बनाना है। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि लिविंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं और नॉन लिविंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर में। तो यहाँ पे किस किस का कंपैरिजन किया हुआ है? अर्थ की क्रस्ट का, और किसका किया हुआ है? ह्यूमन की बॉडी का। अर्थ की क्रस्ट, यहाँ पे लिखोगे अर्थ क्रस्ट, और इधर लिखेंगे हम ह्यूमन बॉडी। अर्थ की क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी दोनों का क्या किया हुआ है बेटा? कंपैरिजन किया हुआ है। अब अर्थ की जो क्रस्ट है वो क्या हो गया? नॉन लिविंग। ह्यूमन की बॉडी क्या है? लिविंग। ठीक है, तो दोनों का हमने कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कंपैरिजन किया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है? अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट है 0.14%। परसेंटेज में दिया हुआ है वेट। किसमें दिया हुआ है? परसेंटेज में। और ह्यूमन की बॉडी के अंदर कितनी है? 0.5%। यानी तुम्हें यहां से क्या पता चला कि भाई लिविंग के अंदर और नॉन लिविंग के अंदर दोनों के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां से तुम्हें ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन है वो लिविंग के अंदर भी है और नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट है। यानी अर्थ की क्रस्ट में भी है और ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। कार्बन, कार्बन, कार्बन अर्थ की क्रस्ट में है 0.03%, 0.03%। और हमारी बॉडी में कितनी है? 18.5%। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी अर्थ की क्रस्ट में है 46.6% और हमारी बॉडी में है 65%। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अर्थ की क्रस्ट में है वेरी लिटिल, बहुत ही कम, बहुत ही कम। और हमारी बॉडी में क्या है? 3.3%। सल्फर, सल्फर 0.03% और इधर क्या है? 0.3%। सोडियम, सोडियम है 2.8% और 0.2%। यहाँ पे 3 है भाई। याद आया? बताएंगे बताएंगे। 0.3%। कैल्शियम, कैल्शियम लिखो 3.6% और 1.5%। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 21% और 0.1%। और लास्ट है सिलिकॉन, सिलिकॉन
27.7% और नील। ठीक है, तो ये कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या पता चल रहा है इस कंपैरिजन से तुम्हें? इस कंपैरिजन से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर क्या है, कॉमन है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर क्या है, कॉमन है। यानी हम कह सकते हैं नॉन लिविंग से ही लिविंग बने, कह सकते हैं। आपा ये कहते हैं, जैसे +2 में ना बेटा तुम्हारे एक चैप्टर आता है बायो के अंदर, इवोल्यूशन, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि लाइफ किस तरीके से ओरिजिनेट हुई है। तो वहां पर यही बताया कि अर्थ के ऊपर पहले ये चीजें बनी थी। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब ये एलिमेंट्स बने थे और इन्हीं से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है। इन्हीं से ही क्या है, धीरे धीरे इनके मिलने से अमाइनो एसिड्स बने, प्रोटीन्स बने, धीरे धीरे इन्हीं से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपैरिजन से हमें ये पता चल रहा है कि नॉन लिविंग चीजें हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट है, यानी हम नॉन लिविंग से ही बने हैं। ठीक है, नॉन लिविंग सब्सटेंस पहले अर्थ के ऊपर थे और धीरे धीरे उन्हीं से ही क्या है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है। हाँ बोलो बेटा, केमिकल्स थे, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है, केमिकल से हुआ है। किससे हुआ है, केमिकल से हुआ है। देखो जो ऑक्सीडेशन होता है ना फूड का ऑक्सीडेशन होगा, वो टूटेगा, जिसे अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बेटा लगातार ऑक्सीजन यूज होती रहती है। ठीक है, अगर हम बाहर से नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा, हमें डेली एटीपीज मॉलिक्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, सारा दिन तो काम करते रहते हैं। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो बात कैसे बनेगी। तो जितनी ऑक्सीजन अंदर है उतनी से कोई काम नहीं चलने वाला, ऑक्सीजन तो लेनी पड़नी है भाई, ये तो कंज्यूम हो जाएगी बेटा। कितने दिन चला लेगी 65% को। ठीक है, लेनी तो पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। बॉडी है पूरी की पूरी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है, हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तुम सोचो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, डन बेटा। अब देखो तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, सिलिकॉन किसमें हमारी बॉडी में होता है कि नहीं होता है, क्या बोलोगे, नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन का कंपैरिजन अगर बोले तो हमारी बॉडी के अंदर कितना है, 3.3% है, और अर्थ की क्रस्ट में क्या है, नील है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, परसेंटेज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस में कौन सी ज्यादा है, अदरवाइज ऐसे नहीं पूछेंगे भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन कितनी है। एमसीक्यू में बनाना चाहे तो वैसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाटा आपको प्रिपेयर रखना है। ओके, चलो अब इसके बाद हम लिखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम कौन सा बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स। कौन से पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स। लिखो, हम एसिड सॉल्युबल पूल के बारे में पढ़ेंगे पहले। एसिड सॉल्युबल पूल्स, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर ये है ना एसिड सॉल्युबल पूल, इसके एग्जांपल्स लिख लो बेटा। अमाइनो एसिड्स, एसिड सॉल्युबल पूल के एग्जांपल लिख लो, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन बेस, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं और इनके मिलने से क्या बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी अमाइनो एसिड के मिलने से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन। ठीक है, वो किस में आएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। अमाइनो एसिड्स के मिलने से क्या बनता है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से क्या बनेंगे, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स मिलती हैं तो उन्हें आप क्या बोल देते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। देन उसके बाद में सेकेराइड का मतलब क्या होता है, जो स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस है। अब यहां पर हम क्या निकलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स।
न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स। लिपिड्स तो एक्सेप्शन है, इसके सामने लिख देना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आगे हम लिखेंगे। लिपिड्स एक्सेप्शंस क्यों है, क्योंकि लिपिड्स का जो वेट है ना वो बेटा 1000 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है। लिपिड्स का वेट क्या होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है। इसका मतलब वो आना तो यहाँ पे चाहिए, लेकिन वो क्या है, यहां से चीज क्लॉथ में से छन के नहीं आ सकता, क्योंकि लिपिड्स है ना गोल गोल वसाइकल्स की फॉर्म में होता है, तो वो कपड़े में से पास आउट नहीं हो पाता। इसीलिए मिलता किसके साथ है, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, आता किस में है, माइक्रोमोलिक्यूल्स। वेट है वो 1000 डाल्टन से क्या है, कम है, इसलिए आएगा किस में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में, क्या, लिपिड। लेकिन यहां से चीज क्लॉथ में से ये पास आउट नहीं हो पाता। क्यों नहीं पास आउट होता, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये छोटी छोटी वसाइकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से ऐसी ऐसी वसाइकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वसाइकल्स हैं ये छन के नीचे नहीं आ पाती, ये ऊपर ही रह जाती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, लिपिड्स मिलते किसके साथ हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, आते किस कैटेगरी में है, माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी। ओके, ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले अमाइनो एसिड्स के बारे में। हेडिंग लगाओ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, हेडिंग लगा लो बेटा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन अमाइनो ग्रुप, ठीक है, इधर आर ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होता है COOH ग्रुप। ये एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है, पता है सबको, किया है आप लोगों ने +1 में कि नहीं किया, नहीं किया। अमाइनो एसिड का ये क्या है, एक ग्रुप होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। NH2 को क्या बोला जाता है बेटा, अमाइनो ग्रुप बोला जाता है। ये क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इधर क्या लगा है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप का मतलब ये हर अमाइनो एसिड में चेंज होता रहेगा। यानी तुम एक चीज याद रखोगे कि कोई भी हम अमाइनो एसिड बनाएंगे ना, ये इतना ऊपर वाला पोर्शन है सब में सेम होएगा, सिर्फ ये चेंज होएगा। वेरिएबल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकता है, जो हर अमाइनो एसिड के अंदर क्या होगा, चेंज होगा, वो क्या होगा, आर। जैसे देखो आप लोगों के जैसे 3 अमाइनो एसिड दे रखे हैं, ग्लाइसीन। अगर हमें ग्लाइसीन अमाइनो एसिड का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, मैंने क्या बोला, ऊपर वाला बिल्कुल सेम, तो कार्बन COOH NH2 और H, ये तो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ग्लाइसीन अमाइनो एसिड का आप लोगों को फॉर्मूला बनाने के लिए कहें तो मैंने ये बोला है हर अमाइनो एसिड के अंदर ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बीच में कार्बन COOH H NH2, यहां पर R के नीचे मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, वेरिएबल ग्रुप, यानी ये चेंज हो सकता है। तो ग्लाइसीन के अंदर ये क्या होता है, H होता है। सबसे सिंपल अमाइनो एसिड, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड, आपसे ये पूछ सकते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का नाम बताओ, तो क्या बताओगे बेटा, ग्लाइसीन। सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसीन है, ठीक है। इसके बाद में लिखो एक और अमाइनो एसिड दे रखा है, एलानिन। एलानिन, अब बताओ जरा, ऊपर तो सारा कुछ सेम होगा, कार्बन COOH NH2 ROH, R की जगह यहाँ पे क्या होगा, R की जगह यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप CH3। बस, बात समझ आ रही है, सिर्फ R चेंज हो रहा है। अगर R की जगह हाइड्रोजन है तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा, ग्लाइसीन। अगर R की जगह CH3 है तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा बेटा, एलानिन। और अगर R की जगह CH2OH है तो क्या होगा, सीरीन, सीरीन।
सीरीन अमाइनो एसिड का फॉर्मूला बनाएंगे सेम, COOH NH2H, यहाँ पे क्या लगेगा CS2OH, बस। यानी R चेंज हो रहा है तीनों के अंदर, और आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये 3 ही अमाइनो एसिड्स हैं, तो आपको इन 3 के फॉर्मूले ही लर्न करने हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर R की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो कौन सा अमाइनो एसिड होएगा, ग्लाइसिन। अगर R की जगह CH3 ग्रुप आ गया तो कौन सा होएगा, एलानिन। अगर R की जगह CS2OH आ गया तो कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, सीरीन बनेगा। समझ आ गया बेटा, ठीक है। एक चीज और हमें लिखनी है कि RNH2COOH अगर सेम कार्बन एटम से जुड़े हैं, एक ही कार्बन है ना, इस एक कार्बन से COOH ग्रुप भी जुड़ा है, एक कार्बन से NH2 ग्रुप भी जुड़ा है, इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर सेम कार्बन से सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन कौन से वाला होगा बेटा, अल्फा कार्बन होगा। अगर सेम कार्बन से COOH ग्रुप भी जुड़ा है, उसी कार्बन से NH2 जुड़ा है, उसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो कार्बन 2 भी हो सकते हैं, तो 2 आगे अलग अलग कार्बन हो गए, तो एक कार्बन को अल्फा कहेंगे, दूसरे को क्या कह देंगे, बीटा कह देंगे, है ना। इस तरीके से आगे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, ठीक, क्या कि भाई एक ही कार्बन से अगर COOH NH2H जुड़े हैं तो उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। ग्लाइसिन के अंदर R की जगह हाइड्रोजन होगा, एलानिन में R की जगह CH3 ग्रुप होगा, और सीरीन के अंदर R की जगह CS2OH होगा। बस आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हम बाकी छोटी छोटी चीजें और लिखेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड के मिलने से क्या बनते हैं बेटा, प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स के मिलने से क्या बनते हैं, प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स आगे देखो 3 टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हैं वो 3 टाइप के हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं बेटा, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल लिखो, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एग्जाम्पल, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल लिखो, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल लिखो, वैलीन, ठीक है। आप लोगों से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल दो, बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल दो, या न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल दो। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के बेस पे, ठीक है। किसके बेस पे, अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पे इनको देखो। अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पे इनको क्या है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये रहता है किसी का, जल्दी से एग्जाम्पल लिख लो। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, हैं? क्या हो, आप यूं कहो, जिनकी स्ट्रक्चर रिंग में होती है, हाँ, जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, रिंग में होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। तो अब क्या है,
हाँ हाँ, डबल बॉन्ड्स भी होंगे। सम अमाइनो एसिड्स आर एरोमेटिक। बस आपको देखो यहाँ पे तो ये लर्न करना है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल दो। एरोमेटिक क्या होता है? जिनकी स्ट्रक्चर रिंग्स में हो, जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, है ना, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल लिखोगे टायरोसिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफान। आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से अमाइनो एसिड हैं जो एरोमेटिक हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? टायरोसिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफान। टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफान। ये क्या है? तीन ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो एरोमेटिक होते हैं। ट्रिप्टोफान, पी एच, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी सही करेंगे, PHAN, PHAN, ट्रिप्टोफान। ठीक है, सम अमाइनो एसिड्स जो कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। आगे हेडिंग लगाओ, अमाइनो एसिड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल कौन होते हैं? देखो हमारी बॉडी के अंदर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन फॉर्मेशन में। तुम्हें एक चीज याद रखना है कि देखो अमाइनो एसिड ना एक चेन में जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। जैसे ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ये चौथा अमाइनो एसिड है, ये पांचवा अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड इस तरीके से चेन में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। इस चीज को समझो बेटा, ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा अमाइनो एसिड। और भी हो सकते हैं, मैंने 5 ही लिए हैं। ठीक है, और अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। आपको याद रखना है अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं? किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं। तो अमाइनो एसिड के बीच में इस तरीके से बॉन्ड होते हैं, इन्हें हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब बोलो, देखो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पेप्टाइड का मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसे हम बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? अब ये सारे मिलके प्रोटीन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? प्रोटीन। ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, असेंशियल और नॉन एसेंशियल। अमाइनो एसिड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं बेटा? असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड, और क्या लिखोगे? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होंगे? जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें वो बाहर से लेने पड़ते हैं। असेंशियल कौन से हैं? जो जरूरी है। जरूरी का मतलब जो खाने में हमें बाहर से चाहिए। ठीक है, हम उन्हें खुद नहीं बना सकते, वो क्या है? हमें बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? जिनकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि वो बॉडी में अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर असेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंदर लिखो, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, दे कैन नॉट बी synthesized by the body।
बॉडी इनको नहीं बना सकती है। शुड बी सप्लाई थ्रू डाइट, शुड बी सप्लाई थ्रू डाइट, जिनको हमें डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है, वो तो होंगी असेंशियल, यानी जिनको खाने के साथ हमें लेना पड़ेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, असेंशियल बोलेंगे। नॉन असेंशियल लिखो, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, इनको बॉडी अपने आप बना देगी, सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जिनको बॉडी अपने आप बना लेती है। बोलो समझ में आया असेंशियल और नॉन असेंशियल में डिफरेंस? असेंशियल कौन से हैं जो क्या है हमें डाइट में लेने पड़ेंगे, नॉन असेंशियल कौन से हैं जो हमें डाइट में नहीं लेने पड़ते। ओके, दोनों के एग्जांपल्स लिख लेते हैं, दोनों के एग्जांपल लिख लेते हैं हम। एग्जांपल्स लिख लो, इधर लिखेंगे असेंशियल के एग्जांपल, असेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल्स लिख लो फटाफट से। पहला कौन सा है, लाइसीन, लाइसीन। दूसरा कौन सा है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ट्रिप्टोफान, नॉन एसेंशियल लिखो ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, आर्जिनिन। लाइसिन, एलानिन, नहीं लाइसिन नहीं, सॉरी लाइसिन तो हमने उधर लिखा है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, आर्जिनिन। असेंशियल अमाइनो एसिड में हमने क्या लिखे हैं देखो, लाइसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और ट्रिप्टोफान, ये क्या है असेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल के अंदर ग्लाइसीन, एलानिन, आर्जिनिन और सीरीन, ये क्या है नॉन एसेंशियल है, यानी जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, जिनको बाहर से डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है। अमाइनो एसिड कंप्लीट होने वाला है, लास्ट टॉपिक रह गया, अमाइनो एसिड बिहेव लाइक ज्विटर आयंस। क्या आप लोगों ने केमिस्ट्री में ज्विटर आयंस के बारे में पढ़ा है? अमाइनो एसिड्स बिहेव एज ज्विटर आयंस। ज्विटर आयन क्या होते हैं बेटा, जो क्या होते हैं न्यूट्रल, यानी इनके अंदर क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड बिहेव एज ज्विटर आयन, ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, इनमें क्या होते हैं, दे हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इनके अंदर क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं ज्विटर आयंस। जैसे देखो अब इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखते हैं, COOH, इधर हम लिखेंगे R, इधर हम लिखेंगे NH2 और इधर लिखते हैं हम H। इसको वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे H ऊपर लिख दो चाहे R नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। भाई तुम्हारे दिमाग में ये होएगा कि मैम ने अभी थोड़ी देर पहले R तो नीचे लिखा था, H ऊपर लिखा था, अब R ऊपर लिख दिया, H नीचे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कुछ नहीं होता उससे, ठीक है, NH2 है ना, ऐसे कुछ नहीं होता। ओके, अब देखो तुम्हें यहां पर क्या देखना है, तुम्हें यहां पर क्या देखना है कि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। और COOH यहां पर अगर हम इस H को यहां से रिमूव कर दें और ये इधर चला जाए, NH3 बन जाए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इन्होंने क्या किया, यहां पर आपको क्या शो कर रखा है कि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये यहां से हाइड्रोजन ले ले तो क्या है, NH3 बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर ये क्या है, COO ग्रुप बन जाएगा। इस H को आप इसके साथ भी लिख सकते हो, जैसे ये वाला H है इसके साथ लिख दो CH, यहां पर तुम क्या कर दो COOR, ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस। तो यहाँ पे ये प्लस भी है ये माइनस भी है, प्लस और माइनस दोनों होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है भाई, डन, समझ में आ गया। अमाइनो एसिड आप लोगों का कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, कौन सा, लिपिड। क्या स्टार्ट करेंगे, लिपिड। ठीक है, चलो ओके।